Welcome again, 136 episode of Film की धमकी. Let's start the interesting गोरखपुर chapter. शहर में एक बड़ी इमारत के सामने आदित्य की कैब रुकी। आदित्य, मनाली और आदित्य की माँ साथ नीचे उतरे। उनके सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर सलमान अख्तर। तीनों लिफ्ट से ऊपर गए जहां 5वें फ्लोर पर डॉक्टर का क्लिनिक था। तीनों उसके रिसेप्शन में एंटर हुए। वहां बैठी लड़की ने उन्हें स्माइल करके ग्रीट किया और बैठने के लिए कहा। आदित्य ने आसपास नजर घुमाई और देखा कि दीवारों पर सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल यंग और बाकी बड़े साइकोलॉजिस्ट की तस्वीरें लगी थी। आदित्य की मां खड़ी होकर रिसेप्शनिस्ट के पास गई और पता किया कि कितना टाइम लगेगा, जिसके जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि अभी एक मरीज की काउंसलिंग चल रही है, उनके बाद इन्हीं का नंबर है। वहीं आदित्य ने मनाली से कहा, मनाली, मैं फिर बोल रहा हूं कि सब तमाशे की जरूरत नहीं है। मैं मेंटल नहीं हूं। मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं। इट्स जस्ट कि तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि योर माइंड इज नॉट अलाउइंग यू टू बिलीव मी। आदित्य, आई एम सो सॉरी, पर यही पागलपन की भी डेफिनेशन है कि उसकी दुनिया आम इंसान को समझ नहीं आती। तुमने मुझे कहा कि वो फिल्म की कहानी है, अब तुम कह रहे हो कि सच में तुम्हारे परिवार को कोई मारने वाला है। आदित्य ने मनाली को गुस्से से देखा और कहा, मतलब तुम ये मानती हो कि मैं मेंटल केस हूं? नहीं आदित्य, मैं बस कंफर्म करना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ सब ठीक रहे और मैं हम दोनों के रिश्ते को अब किसी वजह से टूटता हुआ नहीं देख सकती। अभी जो तुमने गौतम के साथ किया, उस आदित्य में और पहले वाले आदित्य में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारी हरकत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे तुम पहले थे। इट्स जस्ट कि अब तुम ड्रिंक नहीं करते। तभी क्लिनिक का दरवाजा खुला और पहले वाला मरीज बाहर आया। तब रिसेप्शनिस्ट ने आदित्य की माँ को अंदर जाने का इशारा किया और इसके बाद आदित्य और मनाली उनके साथ अंदर क्लिनिक में चले गए। डॉक्टर करीब 60 साल का बूढ़ा आदमी था, जिसने अपना चश्मा नाक पर टिका रखा था और एक हंसी के साथ उसने तीनों को देखा और एक एक करके सब बैठे ही थे कि आदित्य की मां ने कहा, डॉक्टर अख्तर, ये मेरा बेटा है, मुझे इसके लिए ही आपसे मिलना था। डॉक्टर ने आदित्य की तरफ देखा और एक मुस्कान के साथ पूछा, आइए मिस्टर। आदित्य की मां ने कहा, आदित्य, आदित्य शंकर। इसके बाद डॉक्टर ने अपना चश्मा ऊपर किया और मनाली और उसकी मां की तरफ देखने लगी। तभी आदित्य की मां ने कहा, डॉक्टर, ये मेरी बहू है मनाली, ये आपको बताएगी। डॉक्टर आदित्य एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था जिसमें उसका किरदार 10,000 साल की जर्नी पर जाता है और लौटकर अपने परिवार की मौत का बदला लेता है। लेकिन अब आदित्य के हिसाब से हम सब पिछली लाइफ में मर चुके हैं और उसमें आदित्य सरवाइव कर गया था और उसे फिर किसी साधु ने 10,000 साल की जर्नी पर भेजा, जहां से आदित्य कई सारी साधनाएं करके लौटा है, सिर्फ अपने परिवार का बदला लेने के लिए। उस फिल्म की कहानी अब हमारे परिवार की रियलिटी बन गई है। डॉक्टर अख्तर दीवार की तरफ देखकर ये सब सुन रहे थे। वो आदित्य की तरफ पलटे और बड़ी शांत आवाज में पूछा, क्या कहोगे आदित्य तुम इस बारे में? सर, मनाली ने अभी जो भी कहा वो सब कुछ सही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। कुछ दिन पहले जब मैंने मनाली को यह बताया कि मैं 10,000 साल की जर्नी से लौटा हूं और इसलिए ताकि अपने परिवार को बचा सकूं, लेकिन मेरी बात मानने के बजाय मनाली ने मुझसे यह कहा कि यह तो किसी फिल्म की कहानी लगती है, तो मैंने उसे हाँ कर दिया। आप मुझे बताइए कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, वो फिल्म क्यों लिखेगा? मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में, भला मैं कैसे फिल्म लिखूंगा? ये सब सुनते ही आदित्य की माँ की आंखें खुली रह गई और उन्होंने जोर से कहा, देखिए डॉक्टर अख्तर, ये कैसी बातें कर रहा है? आप प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो। डॉक्टर अख्तर ने आदित्य की मां को रुकने का इशारा किया और आदित्य की तरफ पलट कर पूछा, अच्छा, तो तुम ये कैसे प्रूफ करोगे कि तुमने 10,000 साल की जर्नी पूरी की है? या तुम्हारे परिवार को कौन मारेगा? आदित्य ने 2 सेकंड के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, डॉक्टर, मुझे पता है कि मेरे पापा फाइनेंस में घपले की वजह से सुसाइड करेंगे, ये मुझे याद है, और जिस हिसाब से हमारी कंपनी में फाइनेंस के घपले हुए हैं, वो सबूत है कि मेरा सोचना और बोलना सही है। डॉक्टर अख्तर आदित्य की मां की तरफ इस उम्मीद से पलटे कि वो इस पर कुछ कहेंगी, और तब उन्होंने कहा, डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं पता। आज भी घर में इनकी लड़ाई हुई थी और ये अपने पापा से किसी फाइनेंस घोटाले के बारे में कह रहा था। इतने में आदित्य का फोन बजा और उसने देखा कि स्क्रीन पर किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा था। आदित्य ने उसे इग्नोर करके काट दिया। तभी उसे 2 मैसेजेस उसी नंबर से आए।
आदित्य ने उन मैसेजेस को खोला और उसका मुंह खोला का खोला रह गया। उसमें ट्विंकल और अमित की फोटो थी। दोनों के हाथ बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। आदित्य अपनी जगह से खड़ा हुआ कि तभी उसे दोबारा उस नंबर से फोन आया। आदित्य फोन उठाता है और तब दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो आदित्य शंकर, पहचाना? अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तुम्हारे साथियों को मैं अपने पास ले आया। अब तुम भी जल्दी से यहाँ आ जाओ ताकि तुम तीनों को एक साथ मार दूं और फ्री हो जाऊं। सुशील, उन्हें कुछ मत करना, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो अनजान लोग हैं। ये लड़ाई तेरी और मेरी है, इसमें उन दोनों को मत घसीट। आदित्य ने कुर्सी से खड़े होते हुए ऊंची आवाज में कहा। सुशील का नाम सुनकर मृणाली भी चौंक गई। तब सुशील ने कहा, घसीट मैं नहीं रहा हूं, तुमने शुरू किया है। मैं तो बस एंडिंग कर रहा हूं कहानी की, और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, सीधे बख्शी विला आ जा। आज पापा को भी तेरा असली चेहरा दिखा देता हूं। मैं आ रहा हूं, अभी मैं दूसरे शहर में हूं। कल सुबह तुम्हारे सामने रहूंगा। तब तक तुम प्लीज उन दोनों को कुछ मत करना। कल सुबह 10 बजे आदित्य शंकर बख्शी विला के गेट के बाहर होना चाहिए। बाय बाय। इतना कहकर सुशील ने फोन काट दिया। तभी मृणाली ने पूछा, क्या हुआ आदित्य, क्या किया सुशील ने? मृणाली, हमें अभी गुड़गांव के लिए निकलना पड़ेगा। आदित्य इतना कहकर डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकला। मृणाली भी उसके पीछे आई और उसने पूछा, लेकिन हुआ क्या है आदित्य? मैं तुम्हें घर पर मिलता हूं, तुम माँ के साथ घर जाओ, 1 घंटे के बाद मैं वहीं आ रहा हूं। इतना कहकर आदित्य तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकल गया। आदित्य की माँ और मृणाली रिसेप्शन एरिया में क्लूलेस खड़े थे। डॉक्टर अख्तर बाहर आए और उन्होंने उन दोनों की तरफ पलट कर कहा, आई थिंक ही इज ओके। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही डॉक्टर अख्तर वापस अंदर चले गए। आदित्य अपनी कैब के पास गया और उसकी नजर पास में बनी हुई मेडिकल स्टोर पर पड़ी। उसने मेडिकल से जाकर क्लोरोफॉर्म की एक बोतल ली और जल्दी से अपनी कैब में बैठा और ड्राइवर से शांति नगर जाने के लिए कहा। आदित्य ने सोच लिया था कि वो ट्विंकल और अमित को माफी मांगकर या लड़कर नहीं छुड़ा सकता। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सुशील खुद उन्हें छोड़ दे। उसने अपने मन में प्लान बनाया कि वो गौतम को उसके ऑफिस जाकर बेहोश करेगा और उसके बाद उसे गाड़ी में डालकर अपने साथ गुड़गांव ले जाएगा। जब सुशील उन दोनों को छोड़ने से मना कर देगा तब वो गौतम के बदले उन दोनों को छुड़वा लेगा। यह आसान नहीं था, पर आदित्य को पता था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद कैब शांति नगर में एंटर हुई। तब आदित्य ने कंपनी का बोर्ड देखा और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। कंपनी के बाहर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे और पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। आदित्य ने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। जब गाड़ी थोड़ी दूर आगे गई तब आदित्य ने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा। कुछ देर आदित्य ने बैठे बैठे सोचा कि वो अब अंदर कैसे जाएगा। तब उसने आसपास देखा तो उसे देखा कि पीछे गाड़ी में उसका बड़ा सा ट्रॉली बैग था। उसे देखकर आदित्य को कुछ आइडिया आया। तभी उसने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम मुझे गुड़गांव छोड़ने जाओगे तो कितने पैसे लोगे? सर, कुछ 4-5 हजार। ड्राइवर ने जवाब दिया। ड्राइवर 30 साल का था और उसके सिर पर बाल नहीं थे। आदित्य ने सिर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये मुंडन क्यों करवाया? सर, मेरे पापा की डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, इसलिए मुंडन करवाया है। आदित्य ने इतनी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे ट्रॉली बैग में रखकर इस ऑफिस में लेकर जाना है और ट्रॉली बैग को वापस लाना है। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आप भले ही ट्रिप कैंसिल कर दो, ड्राइवर ने घबरा कर कहा। आदित्य ने एक बार आसपास देखा और कुछ सोचने लगा। उसे समझ आ गया कि यह आदमी ऐसे नहीं मानेगा। तभी उसके मन में साधु की बात दौड़ गई, साम दाम दंड भेद लगाकर भी युद्ध जीतना पड़े तो जीतो। आदित्य ने इसी बात को सोचकर तय किया कि वो अपनी हिप्नोटाइज वाली शक्ति का इस्तेमाल कर इस आदमी को बस में करेगा और उसे इस काम को करने के लिए मनाएगा। आदित्य 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसके कान में निद्राक्षम मंत्र मन में कहा, जिसको सुनते ही ड्राइवर को एक झटका लगा और अब वो आदित्य की तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था। आदित्य समझ गया कि उसका मंत्र काम कर गया है। ड्राइवर अभी भी आदित्य की तरफ देख रहा था। तभी आदित्य ने उससे कहा, तुम पीछे रखा ट्रॉली बैग निकालो और उसे पीछे वाली सीट पर खाली करो। ड्राइवर ने तुरंत अपना सीट बेल्ट हटाया और पीछे वाली डिक्की खोलकर उसमें से ट्रॉली बैग निकालकर सीट पर सामान खाली करने लगा। जब बैग खाली हो गया तब आदित्य ने उससे कहा, अब तुम्हें मुझे इस बैग में रखना है और उस बिल्डिंग के अंदर लेकर जाना है।
उसके बाद तुम मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर के कैबिन में ले जाओगे और बैग से निकालोगे। ठीक है, ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। आदित्य ने फिर उसे टोकते हुए पूछा, अगर तुमसे किसी ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो तो क्या कहोगे? क्या कहूंगा? ड्राइवर ने कंफ्यूज्ड लुक देते हुए पूछा। तब आदित्य ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम कहना कि मिस्टर शंकर का सामान है, उनके कैबिन में रखना है, अर्जेंट है इसलिए जल्दी से रखना है। ठीक है, मिस्टर शंकर का सामान है, उनके कैबिन में रखना है, अर्जेंट है इसलिए जल्दी से रखना है। ड्राइवर ने आदित्य की बात को रिपीट किया। इसके बाद आदित्य उस ट्रॉली में लेट गया और उसने ड्राइवर से कहा, चैन थोड़ी खुली रखना ताकि मैं सांस ले सकूं। ड्राइवर ने ठीक वैसा ही किया और चैन को थोड़ी खुली रखकर उसने ट्रॉली बैग को बंद कर दिया। इसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और वापस बिल्डिंग के नीचे ले जाकर खड़ी कर दी। फिर उसने उसमें से ट्रॉली बैग निकाला और ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर दिया। Thanks for hearing. Next episode is coming.